नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ, तो इससे संबंधित हमें इस पाठ में आप देखेंगे कि बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। तो इसमें आप थोड़ा जो कुछ बिंदु दिए गए हैं इन पर विचार करते हैं कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक चर राशि और दूसरी अचर राशि। तो चर राशियों का मान अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं होता चर राशियों का, क्योंकि इसके मान बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। किंतु अचर राशियों का मान निश्चित होता है। जैसे जो संख्याएं होती हैं, अब एक एक ही रहेगा, दो दो रहेगा, तीन तीन रहेगा। इस तरह से जितनी अचर राशियां हैं उनका मान नहीं बदलता है। लेकिन जो चर राशियां हैं जैसे एक्स वाई जेड और भी हो सकती हैं, तो ये स्मॉल लेटर में भी होती हैं और इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। एक्स का मान कभी 0 हो सकता है, कभी 2, कभी 4, कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक, इस तरह से मान होते रहते हैं। और हम थोड़ा बिंदु देखते हैं, चर और अचर राशियों से मिलकर बीजीय व्यंजक बनाए जाते हैं। जैसे 5x² + 2, तो इसमें आप देखते हैं कि जो x है ये चर राशि है और 5 और 2 ये आपके अचर राशियां हैं जो जिनके मान नहीं बदलते हैं। यहाँ पर x का मान कुछ भी हो सकता है। और a + b, अब ये दोनों चर राशियां हैं, इसका गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है, तो ये अचर राशियां हैं। -2xy, तो यहाँ पर x और y चर राशियां हैं और -2 अचर राशि है। तो इस प्रकार से हम चर और अचर राशियों से मिलकर बीजीय व्यंजक बनाते हैं। अब दूसरे बिंदु में कहा गया है कि व्यंजक पदों से मिलकर बने होते हैं। व्यंजक पदों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 पद हैं, यहाँ भी 2 पद हैं, यहाँ एक ही पद है। तो व्यंजक जो होता है वह पदों से मिलकर बने होते हैं और पद गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होते हैं। साथ ही किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उस पद का गुणांक होता है और जिस संख्या का उसमें गुणा होता है वह उसका गुणांक कहलाता है। जैसे इस बहुपद में या इस पद में x², इस व्यंजक में x² का गुणांक 5 है, यहाँ a का गुणांक 1 है, b का गुणांक 1 है, यहाँ पर xy का गुणांक -2 है। इस तरह से हम किसी भी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उस पद का गुणांक होता है। व्यापक रूप से एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्येतर हों, अर्थात ऋणात्मक ना हो, शून्येतर नॉन नेगेटिव, और जिसके चरों की घात ऋणेतर पूर्णांक हो, यानी उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, वह बहुपद कहलाता है। यानी अगर हमें किसी भी व्यंजक को बहुपद बताना है तो हमें उस बहुपद में चर देखना होगा, किस चर का बहुपद है, और उस चर की घात ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए, ना अंडर रूट में होनी चाहिए, ना बटे में होनी चाहिए। यानी बहुपद बताने के लिए उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो हम कह सकते हैं कि वह दिया गया व्यंजक बहुपद है। आगे दिया है कि वे पद
जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों तो वो समान पद कहलाते हैं, और बीजीय गुणनखंड एक जैसे ना हो तो वे असमान पद कहलाते हैं। जैसे XY और -7XY। अब यहाँ देखो XY और -7XY, तो यहाँ 1XY है, गुणांक 1 है, और यहाँ -7XY है, तो ये समान पद कहलाते हैं। लेकिन अगर XY हो और 2YZ हो तो ये असमान पद कहलाते हैं। समान पद वही होते हैं जब वही हों। यहाँ XY है और यहाँ YZ है, तो ये दोनों पद समान पद नहीं कहलाएंगे, ये असमान पद कहलाएंगे। इसके बाद बहुपदों के योग के लिए समान पदों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है। अगर हमारे बहुपदों का योग हो रहा हो या घटाना हो रहा हो, व्यवकलन घटाना कहलाता है, के लिए समान पदों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है। अगर समान पद हैं तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं या उन्हें घटा सकते हैं, और असमान पदों को वैसे ही रहने दिया जाता है। व्यंजकों इतने और इतने के योग को देखें, तो उन्होंने योग करके बताया। अगर समान पद हैं तो हम उन्हें जोड़ देते हैं, और अगर असमान पद हैं तो हम उन्हें घटा देते हैं। और घटाने की इस प्रक्रिया में नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल देते हैं, और इस तरह से इन्होंने किया है। तो प्रिय विद्यार्थी जितने भी हैं, इस सभी को आप बारी बारी से एक एक करके इन सभी को आपको समझना है, और समझने के उपरांत ही आप अभ्यास का कार्य करेंगे। अब आगे हम प्रश्नों को देखते हैं कि एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा। अगर कोई व्यंजक एक पद का है और दो पद का है, अगर हम उन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल द्विपद में ही आएगा। जब हम द्विपद के गुणनफल में एक पदी का गुणा करते हैं तो हमें उत्तर जो आएगा वह द्विपद होगा। इसके आगे अगला प्रश्न है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा A गुणा A गुणा A गुणा B गुणा B का गुणनफल क्या होगा। तो हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ये हो गया। और A गुणा A कितनी बार है, 3 बार, तो हम A की घात 3 लगा देंगे। और गुणा B कितनी बार है, 2 बार, तो हम B पर 2 की घात चढ़ा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 24 A की घात 3 और B की घात 2। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन कहाँ दिए गए हैं, 24 A की घात 3 B की घात 2। तो हमारा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 AQ B²। अब आगे तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है तो क्षेत्रफल कितना होगा। अब हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 4xy है और चौड़ाई 6y² है। तो जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो 6 चौकी 24, 24 तो सभी में आ रहा है। फिर x तो एक ही है तो x रहेगा, और y की घात यहाँ 1 है, यहाँ y की घात 2 है, और गुणा कर रहे हैं तो गुणा में घातें जोड़ देते हैं यदि आधार समान हो। तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, y और y² y की घात 3, तो 6 चौकी 24 x y की घात 3, ये कहाँ पर है, 24 x y की घात 3, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। एक 7x - 4 मीटर लंबे तार में से 3x - 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा। यानी कितने में से काटना है, देखो 7x - 4 में से हमें इतना काटना है, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो अब 7x में से 3x घटाएंगे तो 4x बचेगा,
और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4। माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल हो गया। 7x में से 3x घटाए तो 4x आ गए। यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही हो जाएगा 4x। आगे प्रश्न है कि तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x धन 8 मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब घर से स्कूल की दूरी x धन 8 मीटर है, तो आने जाने में अब जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, तो हम इसको डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो x का डबल 2x हो जाएगा और 8 का 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 2x प्लस 16 मीटर ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे छठवें प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें व्यंजक दिए गए हैं इतने और इतने, यानी पी स्क्वायर माइनस 7pq माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस 3p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 7q स्क्वायर। तो हमें इन दोनों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो नंबर 1 डाल करके सबसे पहले आपने इसको लिखा और की जगह प्लस और इसको उतार लिया। अब चूंकि कोष्ठक के बाहर प्लस है तो अंदर का चिन्ह तो बदलेगा नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा। तो पी स्क्वायर माइनस 7pq माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस के 3p स्क्वायर माइनस के 2pq और प्लस के 7q स्क्वायर। अब हम देखते हैं समान पद। अब समान पद यहाँ कौन है, पी स्क्वायर, तो यहाँ एक जे पी स्क्वायर है, तो माइनस के 3p स्क्वायर और एक प्लस का है, तो प्लस का 1 और माइनस के 3 घट जाएगा, तो माइनस के 2p स्क्वायर बचेंगे। इसके बाद माइनस के 7pq और यहाँ माइनस के 2pq, तो माइनस 7 और माइनस 2 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 7 2 9pq आ जाएगा। यहाँ q स्क्वायर और यहाँ 7q स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस के 7 हैं, तो ये भी घटेगा। 7 में से 1 घटेगा तो 6 आ जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो ये हो गया 6q स्क्वायर। इस तरह से हमने पहले वाले प्रश्न को क्या कर दिया, योगफल ज्ञात कर लिया। अब दूसरे में कहा गया है कि AB प्लस BC प्लस CA और माइनस BC माइनस CA माइनस AB, इनका हमें दोनों का क्या करना है, योगफल। तो पहले हम निकाल करके रखेंगे और प्लस करके इनको रख लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो समान यानी प्लस का AB और माइनस का AB कैंसिल हो गया, प्लस का BC और माइनस का BC कैंसिल हो गया, प्लस का CA और माइनस का CA, कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। तो इस तरह से हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। अब 7वें प्रश्न में पूछा गया है कि 9y स्क्वायर प्लस yx माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4x में से, इस पूरे में से 6 माइनस 7y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3y को घटाइए। तो हमें इनको घटाना है, तो घटाने के लिए हम इतने में से माइनस लगा के इतना रख लेंगे। तो पहले इसको लिख लिया और माइनस इसको उतार लिया। लेकिन हम जानते हैं कि कोष्ठक के बाहर अगर माइनस लगा हो तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो कैसे बदलेंगे, पहले हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ प्लस का 6 है तो ये माइनस का 6 हो गया, यहाँ माइनस का है तो ये प्लस के 7y स्क्वायर हो गया, प्लस का है तो यहाँ माइनस के 5xy हो गया, यहाँ प्लस का है तो 2x स्क्वायर और प्लस के 3y। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर 9y स्क्वायर, अब इसके समान पद कौन सा है, ये 7y है, तो 7 और 9 16y स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर xy या yx, तो xy यहाँ है और xy यहाँ है, तो यहाँ माइनस के 5 हैं और यहाँ प्लस का 1 है, तो ये घट जाएगा, तो माइनस के 4xy बचेंगे। यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ माइनस के 2x स्क्वायर है, माइनस 2 और माइनस 3, ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 5x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखते हैं कि माइनस के 6y, अब यहाँ माइनस के 6y हैं और यहाँ प्लस के 3y हैं, तो माइनस 6 और प्लस 3 ये भी घटेगा, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 3y बचेंगे और प्लस
ये आपका आ जाएगा 4x, x का कोई पद नहीं है और इसके बाद बचा माइनस के 6। इस तरह से हम इस घटाने को कर लेंगे। अब 8वां प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई 7x तथा चौड़ाई 2x प्लस 1 है। लंबाई 7x है और चौड़ाई 2x प्लस 1, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो हम इसमें मान रख देंगे। लंबाई हमें 7x दी है और गुणा चौड़ाई हमें 2x प्लस 1 दी है। तो पहले हम 7x का गुणा 2x में करेंगे प्लस 7x का गुणा 1 में करेंगे और गुणा करके देखते हैं तो 7 दूनी 14 और x स्क्वायर प्लस 7x का 1 में करेंगे तो आएगा 7x। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 4y इंटू 5y माइनस 6 प्लस 4 को सरल कीजिए। पहले हमें इस पूरे को सरल करना है, फिर y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने पहले प्रश्न को लिखा और इसको सरल किया तो 4 पंचे 20 y की घात 2 माइनस 4 छंग 24 y और प्लस 4। तो अब इतने में हमने y बराबर 4 मान रखने पर, अब हम मान रखेंगे इतने में y की जगह 4, तो ये लिखा 20 इंटू वाई की जगह 4 की घात 2 माइनस 24 गुणा y इंटू 4 प्लस 4। अब सरल किया तो 20 गुणा अब 4 की घात 2 यानी 4 चौके 16 माइनस 4 का इसमें गुणा कर देंगे 24 चौके 96 और प्लस 4। अब 16 का कर देंगे 16 दूनी 32 और 1 0 320 और 96 में से 4 घटा दिए तो बचे 92, माइनस की संख्या बड़ी है। अब 320 में से हम क्या कर देंगे 92 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 228। इस तरह से जो मान आएगा इस सरल करने पर ये कितना होगा 228 होगा। अब नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हमें एक आकृति दी गई है जो आयत की आकृति है और जिसकी लंबाई है x धन 5 और इसकी चौड़ाई है x धन 2। अब हम जानते हैं कि आकृति अर्थात आकृति जो बनी हुई है यह किसकी आकृति है, आयत की आकृति है। तो आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है x धन 5 और गुणा चौड़ाई है x धन x प्लस 2। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो बारी बारी से करेंगे। पहले x का गुणा x में किया x स्क्वायर, फिर x का गुणा 5 में किया 5x, फिर अब 2 का करेंगे 2 का गुणा x में किया 2x प्लस और 2 का गुणा 5 में किया 5 दूनी 10, तो ये आपका आ गया x स्क्वायर और 5x और 2x ये समान पद हैं तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, गुणांकों को जोड़ते हैं। 5 और 2 7 इंटू x तो 7x हो गया प्लस और ये आपका 10 का 10 आ गया। अब प्रश्न क्रमांक 11 में देखते हैं कि निम्नलिखित सारणी में आयताकार बक्सों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो जब आयताकार है तो आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का जो सूत्र होता है जैसे उन्होंने पहले में दिया है लंबाई 4x, चौड़ाई 3y, ऊंचाई 2z, तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 4 × 12, 12 दूनी 24 x y z। अब आगे हमें दिया है 2a, 5b और 7c, तो 2 पंचे 10 और 10 आसे 70 abc। इसके आगे अब p स्क्वायर, q स्क्वायर, qr स्क्वायर और rp। अब इसमें गुणांक तो सब में एक एक है तो एक रहेगा, लिखते नहीं हैं। और यहाँ p की घात 2 है और यहाँ p तो p की घात 3, यहाँ q की घात 2 है, एक यहाँ है तो q की घात 3 और r यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो गुणा करेंगे तो r की घात 3, p q q q और r q। इसके बाद फिर हम यहाँ भी गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3 × 18, 18 एकम 18 और माइनस कितनी में 3 में तो माइनस आएगा और l की घात 2 और 1 l तो l की घात 3, यहाँ m1 और यहाँ 2
तो m की घात 3, एक यहाँ n और n स्क्वायर तो n की घात 3। इस तरह से हम इसका कर लेंगे। यहाँ पर x माइनस वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो ये x और यहाँ का x स्क्वायर हो जाएगा और y और y स्क्वायर हो जाएगा, z और z स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस, चूंकि तीनों में एक माइनस है इसलिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर। अब आगे प्रश्न में पूछा गया है कि किसी वर्ग की परिमाप 8a स्क्वायर b स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें भुजा का मान चाहिए, तो हमें भुजा नहीं दी गई है, जबकि हमें इस प्रश्न में वर्ग का परिमाप दिया गया है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 8a स्क्वायर b स्क्वायर। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणा भुजा। तो हमें परिमाप बराबर 8a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो भुजा बराबर हो जाएगा 8a स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 4। तो 4 से काट देंगे, 2 आएगा, तो भुजा बराबर हो गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 आ गया। अब हमें भुजा का मान मिल गया। प्रश्न में कह रहा था कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम बता देंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो अब भुजा है आपकी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर गुणा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और a की घात, यहाँ a स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर। तो चूंकि आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घातें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a की घात 4, इसी प्रकार b की घात 4। और हम उत्तर में बता देंगे, अतः वर्ग का क्षेत्रफल 4a की घात 4 इंटू b की घात 4। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां, नीचे दी गई आकृति A और आकृति B में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो यहाँ पर हमें 2 आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों को यदि हम देखें तो A आपकी आयत की आकृति है और A आपके वर्ग की आकृति है। हमें दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल निकालना है और ये बताना है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि आकृति A का क्षेत्रफल बराबर आकृति लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4x गुणे 2x, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 x की घात 2। इसके बाद अब हम नीचे लिखते हैं आकृति B का क्षेत्रफल बराबर 3x गुणे 3x, तो 3 तिरका 9 x स्क्वायर। तो अब हमें पता चल गया कि A आकृति का क्षेत्रफल 8x स्क्वायर है और B आकृति का क्षेत्रफल 9x स्क्वायर है। अतः B का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। आकृति B का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, तो 9x स्क्वायर में से जब हम 8x स्क्वायर घटा देंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा। तो कितना अधिक है, 1x स्क्वायर अधिक है। अब 14वें प्रश्न में देखते हैं कि सरल कीजिए। तो सरल करना है, यहाँ पर हमें गुणनखंड के रूप में दिए गए हैं और प्लस भी लगा हुआ है। तो आप देखते हैं कि एक्स वाई माइनस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड, वाई जेड प्लस जेड एक्स, वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड एक्स प्लस एक्स वाई, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो हम जानते हैं कि ए सर्वसमीका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसमें सर्वसमीका लगा देंगे। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी जहां अगर इस तरीके से हमें सवाल दिया हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं और यदि ऐसा दिया हो तो हम ऐसा बना सकते हैं। तो चूंकि हमें प्रश्न में ऐसा दिया है तो हम ऐसा बना सकते हैं। जितने भी पद हैं उन्हें स्क्वायर में कर देंगे, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई जेड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और इधर इन दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इधर भी इन दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम इसे सरल कर देते हैं।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स पहले लिख लिया, इसके बाद एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, घात चढ़ी है तो दोनों पर आएगा। इसके बाद अब ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का है और यहाँ प्लस का है, ये कैंसिल हो गया, जे माइनस का और जे प्लस का जे कैंसिल, कितना आ गया 0 आ गया। अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं कि नीचे दी गई आकृतियां इकाई वर्गों से एक पैटर्न बनाती हैं, इकाई वर्गों से, इसका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो आकृति दी गई है, आकृति 1 में, आकृति 1 2 3 4 5 और 6, छठवीं आकृति हमें बनानी है। तो प्रश्न में कहा गया है कि इस पैटर्न को जारी रखते हुए आकृति बनाइए। तो जैसे अच्छा जे हो गया। दूसरे में कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या, आकृति की जो संख्या है एवं उसमें उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार प्रबंधित है। और फिर कह रहा है किस प्रकार प्रबंधित है। तो आप देखते हैं कि अगर यहाँ 1 है तो 1 का दूना होता है 2 और 2 में से हम 1 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो देखो एक आकृति बनी है। दूसरी में हम देखते हैं यहाँ आकृति 2 है तो 2 का दूना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ देखो ये 3 बने हुए हैं। फिर तीसरी में देखते हैं दूना करेंगे 3 दूनी 6 और 1 घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है 5। तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्राप्त हो गया। चौथी आकृति में इसको दूना करते हैं तो ये कितना होता है 2 चौके 8 और इसमें से 1 घटाते हैं तो बचता है 7। 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें हम देखते हैं 2 पंचे 10 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से बने हुए हैं। और आप यहाँ भी देखें जो आकृति जितनी है 5 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 उतनी इसमें डिब्बे बने हुए हैं। अब हमें क्या करना है इस छठवीं आकृति में बनाना है। तो 6 को यदि हम सरल करें तो 6 दूनी 12 माइनस 1 बराबर कितना 11। तो हम देखते हैं 11 किस तरह से बनाएंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हो गया 6 का दूना 12 और माइनस 1 तो कितना आया 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार अब हमें नीचे क्या करना है और आकृति संख्या के लिए चर n, आकृति संख्या के लिए चर n और इकाई वर्गों की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपरोक्त 2 में निहित संबंध के लिए एक समीकरण लिखिए। तो पहले पैटर्न को जारी रखते हुए आकृति 6 बनाइए। तो हमने आकृति 6 को बना लिया है। दूसरे प्रश्न में जो पूछा गया है कि स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या उसमें उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार से प्रबंधित है। तो हम बता देंगे कि प्रत्येक आकृति में इकाई में वर्गों की संख्या आकृति संख्या के दुगने से 1 कम है। समझ गए। इसके बाद जो तीसरे में कहा गया है कि आकृति संख्या के लिए n आकृति संख्या कितनी संख्याएं हैं और इकाई वर्गों की संख्या के लिए t जो इकाई वर्ग हैं प्रयोग करते हुए उपरोक्त कथन 2 में निहित संबंध के लिए एक समीकरण लिखिए। तो हम बता देंगे t बराबर 2n माइनस 1, यानी डिब्बों का आकृति की संख्या का दूना करके उसमें से 1 घटाएंगे तो हमें उसके टोटल मिल जाएंगे कि इतने डिब्बे हैं। तो इस प्रकार से अब इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।